Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 4th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 4 अप्रैल 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लेक तुर्काना को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि देखो, आपको 3 पेयर्स दे रखे हैं और बताना यह है कि इन तीनों पेयर में से कौन सा पेयर सही है। पहला पेयर बोलता है दम्पा टाइगर रिजर्व इज इक्वल्स टू मिजोरम। क्या दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है? ये पेयर सही है या गलत है आपको बताना है। दूसरा पेयर यहाँ पर बोलता है गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम। तीसरा पेयर बोलता है सरामती पीक नागालैंड। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच हुआ है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों के साथ इसके करेक्ट आंसर को डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि आपको आज के पेज नंबर 1 पर देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें। यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा की जा रही है। अभी क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो इनकी पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व हो चुकी है, मतलब इनकी नेशनल असेंबली भंग हो गई है। और अब यहाँ पर कुछ टाइम में, लगभग यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि 90 दिन के अंदर अंदर कुछ नए चुनाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अगेन, ये हमारे लिए काम का नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। वैसे ही सिचुएशन आपको श्रीलंका के अंदर देखने को मिलेगी। श्रीलंका की क्या सिचुएशन है ये तो आपको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। लोगों की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इनफैक्ट लोगों को ब्रेड खरीदने के लिए भी यहाँ पर 150 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। ये हालत यहाँ पर हो चुकी है श्रीलंका में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए श्रीलंका के अंदर रिसेंटली काफ़ी सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और वो प्रोटेस्ट के अंदर यहाँ पर बोला गया जो सरकार है, करंट सरकार है, उसको हटा दिया जाए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी सारे नारे वगैरह भी लगे हैं कि जो करंट सरकार है वो हटनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं श्रीलंका के अंदर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है संडे में, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आती है। बट अभी यहाँ पर जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्र राजपक्सा, प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्सा, ये सब अभी बने हुए हैं अपने पद पर। लेकिन यहाँ पर कुछ और जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे दूसरे वाले, वो यहाँ पर अभी क्या कर चुके हैं, वो यहाँ पर रिज़ाइन कर चुके हैं। जिसमें से यहाँ पे बताया गया इरिगेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है चंबल राजपक्सा, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेसिल राजपक्सा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं नमल राजपक्सा। पूरा परिवार ही यहाँ पर श्रीलंका को चला रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने अभी रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि रिज़ाइन करने के लिए काफ़ी सारा प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि ये इस करंट सरकार ने हालत काफ़ी बुरी कर दी थी है श्रीलंका की। इनफैक्ट कोई पैसा इतना बचा नहीं है श्रीलंका के पास, तो हालत काफ़ी बुरी है। इसी वजह से ये सब कुछ होता हुआ आप लोग को नज़र आ रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी काफ़ी सारा सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि हाँ, कंट्री एक स्टेबल कंट्री बनी रहे। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसी इन्फॉर्मेशन को आगे पेज नंबर 10, पेज नंबर 12 और भी यहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी बार हम लोगों ने इसको लेकर डिस्कशन कर लिया है। एक बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे के कारण क्या है, तो आपने नीचे कॉमेंट सेक्शन में आंसर वगैरह लिखे थे। तो वो सारी यहाँ पर बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको करंट टाइम पर पता ही है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात की गई है एक्सपोर्ट के मामले में।
तो इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो प्री पेंडेमिक लेवल से भी ऊपर जा चुका है। मतलब कि कोविड-19 से पहले जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे उससे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट हमने इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर किया है। और क्योंकि बीच में पेंडेमिक आया, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग चुका था दुनिया भर में, ट्रेड वगैरह हो नहीं पा रहा था, तो इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है वो भी हमारा बहुत कम हो चुका था। ये आप लोग ग्राफ देखोगे, काफ़ी अच्छा ग्राफ है समझने के लिए। तो एक्सपोर्ट यहाँ पर 1961 से लेकर दिखाया गया है। आप देख पाओगे बीच में 2001 से एक्सपोर्ट बढ़ा, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड यहाँ पर आया जब कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, लेकिन अब वापस से एक्सपोर्ट ग्रो होता हुआ जा रहा है, ये आप लोग देख पाओगे। क्लियर हुआ? तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 418 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है 2021-22 के फिस्कल ईयर के अंदर, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारत के एक्सपोर्ट ने 400 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर लिया है। 1 बिलियन डॉलर के अंदर 7,500 करोड़ के आसपास आपको ये अमाउंट देखने को मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो कि कितना अमाउंट हो गया ये। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब के थ्रू। इन्होंने बताया कि जो भाई टोटल एक्सपोर्ट है वो अब की बार काफ़ी ज़्यादा जा चुका है और 21 मार्च तक सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 400 बिलियन डॉलर तक का एक्सपोर्ट यहाँ पर क्रॉस हो चुका है, जो कि अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट तो भारी भरकम किया है, क्या इंपोर्ट नहीं किया? तो इंपोर्ट हमने इससे ज़्यादा ही किया है, तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है। तो मतलब कि यहाँ पर सिचुएशन आप कह सकते हो लेवल पर आ चुकी है। अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ाकर किया है तो साथ ही साथ इंपोर्ट भी ज़्यादा हुआ है। इंपोर्ट कितना हुआ है तो बताया गया फरवरी 2022 तक जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर लगभग 550 बिलियन डॉलर्स का देखने को मिला है। तो आप कहोगे इंपोर्ट तो ज़्यादा हो गया एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब अभी भी व्यापार के अंदर इंडिया घाटे में आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों के पास ट्रेड डेफिसिट, आज के टाइम पर ट्रेड डेफिसिट के अंदर यहाँ पर लगभग हम लोग 175.75 बिलियन डॉलर्स के अंदर चल रहे हैं। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? तो ट्रेड डेफिसिट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आप कह सकते हो। हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो अभी आप लोग देख पाओगे एक्सपोर्ट हमने कम किया, इंपोर्ट हमने ज़्यादा किया है, इसी के बीच का यहाँ पर ये ट्रेड डेफिसिट निकल कर आया है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ये इन्फॉर्मेशन आती है। अब यहाँ पर बताया गया कि देखो जो हमने एक्सपोर्ट किया है, इस एक्सपोर्ट में हमारे इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ज़्यादा सफल रहे हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर हमने देखा 46% से बढ़ोतरी देखने को मिली है एक्सपोर्ट के अंदर, और लगभग 16 बिलियन डॉलर्स का जो गुड्स है वो हमने सिर्फ और सिर्फ यूएस को ही एक्सपोर्ट किया है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर भी हम लोगों का काफ़ी हद तक डेवलपमेंट देखने को मिला। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के अंदर भी यहाँ पर क्या हुआ, 50 बिलियन डॉलर्स तक का हमने इसको क्रॉस किया। यहाँ पर राइस, वीट और बहुत सारे मैरिन प्रोडक्ट्स हो गए, कॉफ़ी, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपोर्ट करी हैं। हालांकि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आई, फिर उसके बाद यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर जैसी सिचुएशन आई, उसके बावजूद भी जो हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट है वो अचीव हो पाया है इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। और यहाँ पर हम लोगों ने एक, आप कह सकते हो पहली बार हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई रिकॉर्ड को अचीव किया है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को भी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इकॉनमी से ऑब्वियसली बात रिलेट कर सकते हो। ट्रेड डेफिसिट क्या है ये आप लोग ध्यान रखना इसके बारे में, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट को लेकर कुछ टर्म्स वगैरह हैं जो कि आप लोगों के कोई भी इकोनॉमी की बुक उठा लो, रमेश सिंह उठा लो या फिर कोई दूसरी संजीव वर्मा उठा लो, तो उसके अंदर यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट के बारे में अच्छे से मैंशनड है। तो क्लियर क्या है वो मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म में बता दिया है। क्लियर हुआ? और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक का बटन नीचे दिया हुआ है उसको दबा देना। आपका सपोर्ट चाहिए होता है, रोज़ाना आप सपोर्ट करते हो तो यहाँ पर काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आज भी हम लोगों ने वीडियो पर अपना टारगेट रखा है लाइक्स का, 5000 लाइक्स का। और एक और इन्फॉर्मेशन वो ये है कि आज से हम लोग मेंस क्वेश्चन भी लेंगे एक। अभी हम लोग काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते रहते हैं, ठीक है। सुबह डेली करंट अफेयर का वीडियो जो है उसको बिल्कुल देखा करो यार। देखो हाँ, एक बात मैं और आपसे और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड होता है डेली करंट अफेयर्स का, ठीक है। 5 बजे उसको अपलोड कर देता हूँ, फिर उसके बाद 7 साढ़े 7 के बीच में आपका द हिंदू का वीडियो आ जाता है। तो ये 2 वीडियो आप लोग कवर कर रहे हो, तो मतलब मोस्टली करंट अफेयर्स आपके कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। मतलब हद से हद सारे ही करंट अफेयर्स कवर हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब कवर करके दूँ। इनफैक्ट आप आज का ये वाला मॉर्निंग वाला वीडियो जाकर देखना, इसमें काफ़ी सारी चेंजेस ऐसे किए हैं कि आर्टिकल्स के साथ साथ मैंने वो भी डिस्कस किया है कि कैसे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे लिंक करके पूछा है, जैसे हम लोग द हिंदू के अंदर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस लिंक करे हैं। तो अभी यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, तो इससे यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हो सिलेबस के पैटर्न पर चलती रहेगी, वही हमारे लिए चीज़ें मैटर करती हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप जाकर इस करंट अफेयर के वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि देखो बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो कि द हिंदू के अंदर कवर नहीं हो पाते। हालांकि एक आध आर्टिकल हम अलग से लेके कवर कर लेते हैं अपने हिंदू के वीडियो में, बट
इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रोज़ाना पब्लिश होते हैं। उसके बाद पीआईबी यानी कि एक गवर्नमेंट सोर्स है, वहाँ पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। डाउन टू अर्थ के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो वो सारे आर्टिकल्स भी कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उन सब का पूरी तरह से कंपाइलेशन जो है वो मैं रोज़ाना अपलोड करता हूँ इस वाले करंट अफेयर के वीडियो में। आप लोग प्लीज़ जाकर इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बमयान बुद्धा को लेकर अभी कोई आर्टिकल आया नहीं है द हिंदू के अंदर, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने थोड़े दिनों पहले कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली बुखारेस्ट लाइन को लेकर एक आर्टिकल आया था, ठीक है। बुखारेस्ट लाइन क्या है, B9 क्या है, तो वो यहाँ पर द हिंदू के अंदर कवर नहीं हुआ और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर हुआ था, तो वो भी एक अच्छा आर्टिकल था। तो मैं आपको एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। आगे चलते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। नीचे आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की गई है एंगेजमेंट विद इंडो पैसिफिक गोज बैक सेवरल सेंचुरीज। इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो, हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हैं इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। पहले मैं आपको इंडो पैसिफिक रीजन दिखाता हूँ, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखो, ये वाला पर्टिकुलर रीजन इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा हो गया इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक के अंदर भारत का जो एंगेजमेंट है वो बहुत सालों पुराना एंगेजमेंट है, ऐसा यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी ने बोला है, ठीक है। अगर हम लोग देखें, सालों से यहाँ पर भारत इसके इंडो पैसिफिक के लिए काम कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक हमेशा एक ओपन, बैलेंस्ड और रूल बेस्ड एक स्टेबल जगह यहाँ पर बनी रहे, ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो अप्रोच है वो हमेशा से ये रहा है कि हम लोग कोऑपरेशन करें, कोलैबोरेशन करें, जो भी इंडियन ओशन के साथ अंदर कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं। और ये सारा काम हमने किया भी है हमारे सागर प्रोजेक्ट के अंडर में। सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो भी यहाँ पर आपको आइलैंड कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, इंडिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया उनके साथ एक कोऑपरेशन करे, इसी के लिए हमने सागर विजन भी चला रखा है। आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। चलो मैं आप लोगों को सागर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पहली चीज़ जो कि ध्यान में रखनी है, ये जो सागर विजन है इसको लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर। ये इंडिया का एक ऐसा विजन है जो कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर भारत की जो कनेक्टिविटी है वो बाकी सारी इंडियन ओशन कंट्रीज़ के साथ और ज़्यादा बढ़ाते हुए नज़र आएगा। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर मैप को देखें तो इस वाले मैप में आपको देखने को मिलेंगे, नीचे आपको बहुत सारी कंट्रीज़ नज़र आएंगी। सीचिल्स हुआ, मालदीव्स हुआ, यहाँ पर डियागो गार्शिया हुआ, मॉरिशस हुआ, मडागास्कर हुआ, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आइलैंड कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगे। ये सब इंडियन ओशन के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडियन ओशन नज़र आएगा। तो इनके साथ कॉपरेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और ये जो सागर इनिशिएटिव है, इस सागर इनिशिएटिव के माध्यम से भारत ने यहाँ पर मांग भी करी है और भारत ने करा भी है। करके क्या दिखाया है कि हम लोगों ने इन कंट्रीज़ के साथ में अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाया है बहुत ज़्यादा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो मॉलदीव्स का, सीचिल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। आज इन कंट्रीज़ में भारत का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया। तो मतलब इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर भारत का जो एंगेजमेंट है वो बहुत पुराना है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि इंडिया के साथ साथ आज के टाइम पर यूएस भी और कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जो कि यहाँ पर इंडिया के साथ में काम कर रही हैं, और वो लोग भी चाहती हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन एक फ्री और ओपन एरिया बना रहे। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो होता है वो है चाइना का अग्रेशन। चाइना का अग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हमारे प्रेसिडेंट ने ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन भी करी हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, उन्होंने बताया कि जो चाइना है वो बहुत सारे एरियाज़ को यहाँ पर क्लेम करता है साउथ चाइना सी के अंदर। क्या मुद्दा चल रहा है यहाँ पर आप समझो। इस वाले रीजन को, कौन सा वाला रीजन, ये आप लोग देख पाओगे, ये इंडो पैसिफिक रीजन हुआ। इसके अंदर चाइना का एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इस वाले एरिया में आप देख पाओगे यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी देखने को मिलेगा। साउथ चाइना सी को अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करें तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, ऊपर चाइना, ये साउथ चाइना सी है। इसके आसपास आपको यहाँ पर ताइवान एक कंट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ताइवान के ऊपर काफ़ी अग्रेशन दिखाता है। फिलीपींस के साथ में काफ़ी रिलेशन ख़राब रहते हैं, वियतनाम के साथ में काफ़ी रिलेशन ख़राब रहते हैं चाइना के, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं। ये आप लोग देख पाओगे, ये 9 डैश लाइन कहलाती है, ऐसे डॉट 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 है। इसके अंदर वाला एरिया यहाँ पर चाइना बोलता है पूरा का पूरा मेरा हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, उनको लेकर विवाद रहता है, ठीक है। स्पार्टले आइलैंड्स हो गए, पैरासल आइलैंड्स हो गए, तो इनको लेकर विवाद रहता है। चाइना कहता है कि ये सारा हिस्सा मेरा है, ठीक है। तो ऐसा ही अग्रेशन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा पर्सपेक्टिव यह है, प्लस और जो कंट्रीज़ भारत के साथ मिलकर काम कर रही हैं, कि वो जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसके अंदर हम लोग इस एरिया को फ्री और ओपन बनाएं, और जो चाइना का एग्रेशन है यहाँ पर कहीं से कहीं तक होना, तो ये हमारा पर्पज़ है इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और रीज़न भी है। वो रीज़न यहाँ पर क्या है कि हम लोग नहीं चाहते कि चाइना का दबदबा यहाँ पर बने।
और धीरे धीरे बनता हुआ नजर भी आ रहा है। कैसे? आप देख पाओगे श्रीलंका के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। हम्बनतोता पोर्ट यहाँ पर चाइना ने 99 साल के लिए परचेज कर लिया है। उसके बाद इस यहाँ पर एरिया में आप देख पाओगे इधर बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नीचे की साइड। फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद आप देख पाओगे म्यांमार के अंदर इन्वेस्टमेंट है। लगातार बहुत सारे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है भारत के आसपास। तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं कंसर्न वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो चाइना ने लगातार इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2013 के अंदर मेंस में। वही क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर लेने वाला हूँ आज। आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग एडिटोरियल पोर्शन के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यही यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है चाइना की। वो क्या है? यहाँ तो सबसे पहली बात आप देख पाओगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से निकाला है। हालांकि वो हिस्सा इंडिया का ही है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि ग्वादर पोर्ट तक कनेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद आप देख पाओगे मालदीव्स के अंदर इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद श्रीलंका के अंदर यहाँ पर हम्बनतोता पोर्ट यहाँ पर एक तरीके से लीज पर लिया गया, और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर कर दिया गया। तो यह हमारे लिए एक तो कंसर्न बनता जा रहा है, ठीक है। और इसी वजह से ये ज़रूरत पड़ जाता है कि हम लोग यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक दबदबा बना के रखें, प्लस यहाँ पर एक एंगेजमेंट बना कर रखें, जो कि हम लंबे समय से कर रहे हैं, और चाइना को दूर रखें। और प्लस एंगेजमेंट बहुत लंबे समय से है, इसी वजह से हम लोग के लिए एक फ़ायदेमंद भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो आप कहोगे वाकई में खतरनाक चीज़ है, चाइना ने चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट है नेकलेस ऑफ डायमंड का। काफ़ी बार मैंने आप लोग को इसके बारे में बता रखा है। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है ना, इसका तोड़ यहाँ पर नेकलेस ऑफ डायमंड है। तो चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली है, एक मोतियों की माला बुन रखी है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली स्ट्रैटेजी हो गई। लेकिन यहाँ पर चाइना को नहीं पता कि हाँ इंडिया ने भी एक तरीके से पूरे आसपास चाइना को घेर रखा है। इसको हम लोग बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। अब ये इंडिया ने जो घेरा है, इसमें भी हम लोग को जो मदद मिल रही है वो यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनसे काफ़ी हद तक मदद मिल रही है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे इस वजह से यहाँ पर ये आइलैंड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडियन ओशन रीजन भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर आपको देखने को मिलेगा ईरान के अंदर जो चाबार पोर्ट है वो इंडिया ने खुद डेवलप कर रखा है। ओमान के अंदर जो दक्कन पोर्ट है इसका एक्सेस भारत को मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर सीशेल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, प्लस और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर भारत का इन्फ्लुएंस है ही। उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया हुआ, चांगी पोर्ट हुआ, वियतनाम, जापान, मंगोलिया। तो चाइना अगर सोचता है कि हमने ऐसे घेर रखा है, तो इंडिया का भी एक और स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग नेकलेस ऑफ डायमंड के नाम से जानते हैं, और इसके माध्यम से हमने चाइना को घेर रखा है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे समझ चुके हो और हर एक एस्पेक्ट को सही से खोलकर इसको समझ चुके हो। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद आएंगे एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज छोटे छोटे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। एक आध और है, उसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। प्लस जो थंबनेल के अंदर न्यूज़ है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। जो न्यूज़ मैं आपको थंबनेल वाली पढ़ाऊंगा ना आगे, उसके अंदर की जो न्यूज़ है उसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, वो मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। कुछ इश्यूज़ जो निकल कर आए। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे एडिटोरियल में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। ये वाला आर्टिकल है, यहाँ पर अफ्स्पा एक्ट को अभी यहाँ पर एक तरीके से बहुत सारा एरिया जो है जिसके अंदर अफ्स्पा एक्ट लागू हुआ करता था, उस एरिया को रिड्यूस किया गया है, जिसको लेकर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर कर चुका हूँ। एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको कि आप लोग याद रख सको। रशिया यूक्रेन के बारे में चर्चा की जा रही है, ऑलरेडी आप लोग मतलब हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हो, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास और दूसरे एडिटोरियल हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात की गई है मैरिटल रेप को लेकर, तो डिस्कशन करेंगे मैरिटल रेप को लेकर क्या वर्डिक्ट है कर्नाटका हाईकोर्ट का, वो यहाँ पर हम लोग जानेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल ये ज़बरदस्त है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर के बारे में चर्चा की गई है और इसको लेकर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग समझेंगे, क्योंकि अभी वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया मार्च 2022 को, तो मार्च 22 2022 को, तो फिर इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आया है। तो हम लोग बात करेंगे आखिरकार ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर लगातार कम हो रहा है, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट से जानने के लिए वो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कवर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्ट पिक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा पॉइंट कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट आता है और डेटा पॉइंट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, तो डेटा पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सिलेबस का, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल आए तभी। तो आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डेटा पॉइंट के अंदर बात की गई है स्पेस जंग के बारे में, मतलब जिसको हम लोग स्पेस डेब्रिस के नाम से जानते हैं, कि स्पेस का जो कूड़ा है उसके बारे में। इसको लेकर मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर के वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं डेफिनेटली एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, भारत क्या कर रहा है इसके लिए, वो सारी बातें हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग अपना टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर का, ठीक है। और
ये आने वाले टाइम पर आपको पता चल जाएगा कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बना करेंगे, क्योंकि एक नया इनिशिएटिव है ना, तो इस वजह से ये अभी कम चर्चा में, लेकिन आने वाले टाइम पर बहुत चर्चा में आने वाला है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आता है ये वाला। इस आर्टिकल का आप लेंथ देखो, बहुत डिटेल में इस आर्टिकल को समझाया गया है कि अभी जो चंडीगढ़ के अंदर बात चली है, जो इशू चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, अब चंडीगढ़ की क्या इशू चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, अब इन दोनों के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में इस चंडीगढ़ वाले एरिया को लेकर काफ़ी इशू चल रहा है। ये इशू क्या है, इसका इतिहास क्या है, प्लस करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, वो सारी बातें हम लोग कवर करने वाले हैं। पंजाब ने मांग करी है कि जो चंडीगढ़ है उसको पंजाब को दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा मुद्दा समझेंगे, पूरा मैं आप लोग को डिटेलिंग टाइमलाइन वगैरह के साथ बताऊंगा, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस आर्टिकल को ज़रूर देखना। उसके बाद अगला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात की गई है यूनेप रिपोर्ट को लेकर, नॉइस पोल्यूशन को लेकर एक यूनेप रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट ने बताया कि भाई हाँ, बहुत सारे शहर हैं भारत के अंदर भी, प्लस यहाँ पर दुनिया भर में आप देख पाओगे, जब आप टॉप की कंट्रीज़ देखोगे तो इंडिया के भी काफ़ी सारे शहर आ रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो नॉइस होती है। तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो यहाँ पे बताया गया है, प्लस इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा, यूनेप के बारे में बताऊंगा। तो इस आर्टिकल में से भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से निकल कर आएंगी। चलो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे मांग क्या चल रही है मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे सिलेबस के अंदर और भी वेरियस टॉपिक्स हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म, ये सब आपको पॉलिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्टली आप वहाँ से इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है? मुद्दा ये निकल कर आया कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर एक रिजोल्यूशन को लाया असेंबली के अंदर, यहाँ पर उन्होंने मूव किया और मांग ये करी है कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को वापस ट्रांसफ़र कर देना चाहिए पंजाब को। चंडीगढ़ जो है पंजाब की एक टाइम पर कैपिटल हुआ करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस कैपिटल को लेकर विवाद है, और करंट टाइम पर क्या है, जो चंडीगढ़ यहाँ पर एक जॉइनिंग कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा की कोई कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो हरियाणा की कैपिटल बनाने के लिए सरकार ने पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जारी कर रखी थी, लेकिन आज के टाइम तक वो कैपिटल बनी नहीं है। तो इसी को लेकर, एक कैपिटल को लेकर विवाद आता रहता है। तो यहाँ पर पंजाब बोल रहा है कि जो ये चंडीगढ़ है इसको वापस से पंजाब को दे देना चाहिए। अभी आप लोगों को मैंने एक ओवरव्यू दिया है, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलो, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा क्यों बोला, मतलब अचानक से क्यों ये कि हाँ भाई पंजाब को दे दो चंडीगढ़, ऐसा क्यों अचानक से क्यों बोला? उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई अभी क्या हुआ, हमारी केंद्र सरकार ने बोला कि चंडीगढ़ के अंदर अभी कौन सा एक रूल लगता है, पंजाब सर्विसेज रूल। तो पंजाब सर्विसेज रूल के हिसाब से जो भी चंडीगढ़ के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारी केंद्र सरकार ने ये बोला कि भाई यहाँ पर हम लोग सेंट्रल सर्विस रूल फॉर एम्प्लॉयज़ लेकर आएंगे। अब आप कहोगे सेंटर क्यों कर रही है काम, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी पर यहाँ पर आप कह सकते हो कि सेंटर का एक बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है ना। तो चंडीगढ़ के अंदर बात की गई कि हम लोग सेंट्रल सर्विस रूल्स फॉर एम्प्लॉयज़ लाएंगे, और इससे एम्प्लॉयज़ थोड़े खुश भी हुए चंडीगढ़ के अंदर। अब वो खुश क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर अब केंद्र सरकार का थोड़ा बहुत रूल आएगा, और केंद्र सरकार के अंदर जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल है, और जो ये पंजाब सर्विस रूल है इसके हिसाब से जो उनकी रिटायरमेंट एज है वो 58 है। प्लस और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अगर केंद्र सरकार यहाँ पर सर्विस रूल लगाती है तो इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पर्क्स वगैरह मिलते हैं वो थोड़े से ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ थोड़े से खुश नजर आए। लेकिन मुद्दा यहाँ पर उठता हुआ ये नज़र आया कि जो पंजाब के सीएम हैं इन्होंने यहाँ पर मांग करी है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और जो पंजाब है, पंजाब को वापस से जब अपना चंडीगढ़ चाहिए तो चंडीगढ़ को वापस से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए पंजाब को, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर न्यूज़ क्या है ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब कैसे कैसे बढ़ा आगे। पंजाब को रीऑर्गेनाइज़ किया गया था। ठीक है, पंजाब के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था वो हुआ था एक एक्ट के माध्यम से, जिसका नाम है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, जहां पर जो स्टेट ऑफ पंजाब है इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, चेंजेस करे गए। यहाँ पर स्टेट ऑफ हरियाणा आया, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ आया, और जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक जॉइंट कैपिटल है। एक जॉइंट कैपिटल किसकी है, पंजाब और हरियाणा की। तो पंजाब और हरियाणा के बीच में आपको ये चंडीगढ़ देखने को मिल जाएगा। इसी को लेकर विवाद रहता है कि चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर जाएगा या पंजाब में जाएगा। पंजाब बोलता है नहीं हमारे पास आएगा। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, आगे मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। तो क्लियर हुआ, जब यहाँ पर ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो एक तरफ हरियाणा आया, एक तरफ चंडीगढ़ आया, और तीसरी तरफ पंजाब है ही, और कुछ हिस्सा और था पंजाब का जो कि हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया था।
ठीक है, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी को दे दिया गया था कुछ हिस्सा। अगर हम लोग मैप देखें इसका, तो आप लोग को यहाँ पर ये मैप देखने को मिलेगा। 1951 से लेकर 1966 तक यहाँ पर क्या देखने को मिला पंजाब के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहली बात 1951 वाला मैप देखो, यहाँ पर आपको बिलासपुर देखने को मिलेगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाला कुछ एरिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेप्सू वाला रीजन जो है, बीच में आपको पेप्सू रीजन देखने को मिलेगा पिंक कलर का। पेप्सू क्या, ये है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जिसको हम लोग पेप्सू के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये ब्लू कलर में आपको ये जो है ये पंजाब नज़र आ रहा है, ये आपको दिल्ली नज़र आ रहा है। तो 1951 में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर था। 1954 के अंदर क्या हुआ, आप देख पाओगे पंजाब का एरिया कितना हो गया, थोड़ा सा एरिया बढ़ा, जो बिलासपुर है यहाँ पे आप देख पाओगे ये एरिया पे पंजाब में आया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एरिया का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर 1956 के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, ये सारा एरिया जो पेप्सू वाला एरिया है प्लस ये एरिया है, ये सब यहाँ पर आप देख पाओगे पंजाब के अंदर आया। ऊपर आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश बचा हुआ है। लेकिन 1966, जिसके बारे में आपको बताया कि 1966 में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, जिसके बारे में भी आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो 1966 के अंदर बदलाव ऐसे होते हैं कि पंजाब यहाँ पर अलग बनता है एक स्टेट, हरियाणा यहाँ पे बनता है एक अलग। उसके बाद यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को जो कुछ हिस्सा है वो ये ऊपर वाला हिस्सा ही हिमाचल प्रदेश को दे दिया जाता है। और यहाँ पर आप बीच में देख पाओगे चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है, ठीक है, ये बीच में चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है। तो 1966 में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये मैप बन जाता है। क्लियर हुआ, ये एक एक्ट के माध्यम से हुआ था, उस एक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे चंडीगढ़ यहाँ पर पंजाब की कैपिटल बना, क्योंकि इसी को लेकर विवाद है। पंजाब वापस से मांग रहा है चंडीगढ़ को, तो चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल कैसे बना इसको समझते हैं। देखो, आज़ादी के बाद में, पार्टीशन के बाद में अगर हम लोग बात करें, आखिरकार बंटवारे के बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट है ये चाहती थी कि एक मॉडर्न सिटी बने जो कि लाहौर को रिप्लेस करे, क्योंकि पंजाब की कैपिटल पहले लाहौर हुआ करती थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो सरकार ने डिसाइड किया, सरकार चाहती थी कि बिल्कुल एक मॉडर्न सिटी होनी चाहिए जो कि लाहौर को रिप्लेस करेगी, और फिर ये यहाँ पर पंजाब की कैपिटल बनेगी। तो आइडिया आया चंडीगढ़ का आइडिया उस समय रखा गया। फिर 1966 में स्टेट को डिवाइड कर दिया गया, पंजाब हरियाणा के अंदर, ठीक है, और कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया, जैसे मैंने भी आप लोग को मैप दिखाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया जब हरियाणा बना, ठीक है, हरियाणा बना तो जो चंडीगढ़ है, देखो हरियाणा कब बना, 1966 में। हरियाणा के बनने से पहले जो चंडीगढ़ है वो यहाँ पर पंजाब की कैपिटल हुआ करती थी। तो इसी वजह से अभी भी मांग चल रही है कि हाँ पंजाब को वापस से चंडीगढ़ को दे दिया जाए। लेकिन हुआ क्या है, उस समय ये पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हुआ करती थी, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन के समय में जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो हमारी केंद्र सरकार ने अनाउंस ये किया कि हरियाणा को खुद की कैपिटल मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बट चुका था। हरियाणा अलग बना, पंजाब अलग रहा, चंडीगढ़ अलग रहा। तो चंडीगढ़ को पहले देखो हरियाणा अलग बन चुका था, हरियाणा के अलग बनने से पहले तक जो पंजाब की कैपिटल हुआ करती थी वो चंडीगढ़ हुआ करती थी। अब यहाँ पर बोला गया जब तक हरियाणा बनेगा, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, तब तक वो कैपिटल चंडीगढ़ की रहेगी। चंडीगढ़ की कैपिटल वो जो कैपिटल है वो मतलब पंजाब की रहेगी, आपको पता है। अब होता क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार है वो अनाउंस करती है कि जो हरियाणा है वो अपनी खुद की कैपिटल बनाएगा, ठीक है, खुद की कैपिटल बनाएगा। लेकिन आज तक वो कैपिटल बन नहीं पाई है। यही सबसे बड़ी यहाँ पर डिस्प्यूट की कारण बन जाता है। वो क्या है कि हरियाणा के पास अपनी कैपिटल बन जानी चाहिए थी। अगर हरियाणा के पास अपनी कैपिटल हो जाती है तो ये मामला सुलझ जाएगा, चंडीगढ़ पंजाब के पास चला जाएगा। लेकिन हरियाणा की अपनी कोई कैपिटल अभी तक नहीं है। इसका अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुका था, 1970 में यहाँ पर हो चुका था। केंद्र सरकार ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया था कैपिटल प्रोजेक्ट को कि जैसे यहाँ पर हरियाणा की अपनी खुद की कैपिटल आ जाती है तो चंडीगढ़ जो है वो वापस से पंजाब को दे दिया जाएगा। तो हरियाणा की ना कैपिटल बनी ना चंडीगढ़ अभी यहाँ पर पंजाब के पास गया। इसी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे ये बार बार क्वेश्चन उठाया गया है चंडीगढ़ को लेकर, और यहाँ पर मांग की गई है कि बिल्कुल पंजाब को यहाँ पर वापस कर देना चाहिए। क्लियर हुआ। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ एक्ट के अंदर वो भी हम लोगों ने समझ लिया है। तो ये यहाँ पर आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आती है। तो जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई वो सारी बातें यहाँ पर आपको लिखी हुई देखने को मिलेंगी। इसको कंपाइल करके बिल्कुल शॉर्ट एनालिसिस करके मैंने आप लोग को सिर्फ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी है कि हाँ ये आपको पढ़ना है, ये आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा। क्लियर हुआ। अब उसके बाद जैसे हम लोगों ने काफ़ी देर से यूनियन टेरिटरी करा है, तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी का यहाँ पर एक तरीके से एक पार्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं, प्लस यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ पर स्टेट्स में से कैसे बनती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ से चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो स्टेट में से बना था, तो कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ।
देखो यूनियन टेरिटरी जो है डायरेक्टली यूनियन गवर्न करती है, मतलब कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो यहाँ पर डायरेक्टली अपना रूल चलाती है। जो पार्ट 8 है हमारे संविधान का, वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन्ड है यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने यहाँ पर अपॉइंट किया है, मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर अपॉइंट करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यूनियन टेरिटरी के लिए। तो एक यूनियन टेरिटरी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, आपको पता होगा, तो उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उसके साथ साथ इसका मतलब क्या है, जो यूनियन टेरिटरी है वो कहीं ना कहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को फॉलो कर रही है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो ये कॉन्सेप्ट है यूनियन टेरिटरी का, ये ओरिजिनल वर्जन के अंदर नहीं था, हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं था। इसको हम लोग लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? तो 7वां अमेंडमेंट किया था, 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया हमारे संविधान में। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर आपको काफ़ी सारी यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती हैं। बाय द वे कितनी यूनियन टेरिटरी, नीचे कमेंट सेक्शन बता दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग बात करें तो कुछ यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। तो वहाँ पर उनके साइज़ के डिपेंडेंसी के ऊपर आप देख पाओगे किसी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है और किसी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। कहीं पर सीएम है, कहीं पर सीएम नहीं है। ठीक है, जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर सीएम है, लेकिन कुछ ऐसी टेरिटरीज जहाँ पर सीएम नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करें जो स्मॉल यानी कि छोटी वाली आपको यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेंगी, उनको डायरेक्टली हमारी केंद्र सरकार गवर्न कर रही है। जैसे चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ठीक है, इन सब के अंदर कोई भी आपको इलेक्टेड असेंबली नहीं देखने को मिलती है। लेकिन उसके अलावा पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की अगर हम लोग बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पर क्लियर कर गए होंगे। न्यू दिल्ली तो बेसिकली यहाँ पर एक अलग से स्टेटस में आ जाता है। न्यू दिल्ली यहाँ पर यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच वाले स्टेटस के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद बताया गया हमारे संविधान में बात करें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, जो आर्टिकल 3 है वो ये बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है एक नया राज्य बनाने की, यूनियन टेरिटरी बनाने की, तो ये सारी पावर इंडिया के अंदर हैं किसके पास? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। तो पार्लियामेंट के पास है बिल्कुल पावर कि वो यहाँ पर एक नया स्टेट, एक नया यूनियन टेरिटरी को बना सकती है। वो आर्टिकल 3 के अंदर सारी चीज़ें मेंशन्ड है। पार्लियामेंट यहाँ पर ये काम कर सकता है, एक नया स्टेट घोषित कर सकता है, नई यूनियन टेरिटरी बना सकता है, या फिर किसी एक टेरिटरी को अपने एग्जिस्टिंग स्टेट से सेपरेट कर सकता है। ठीक है, या फिर दो टेरिटरी को मर्ज करके नया स्टेट बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो सारी पावर्स आपको आर्टिकल 3 के अंदर देखने को मिलती हैं। ये आपको क्लियर हो चुका है यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। बाकी क्या मुद्दा चल रहा है पंजाब के अंदर वो आपने समझ लिया। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, इसको लेकर जो पंजाब के अंदर है नई सरकार आ चुकी है, आपको पता होगा आम आदमी। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी आ चुकी है और अभी आज के टाइम पर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर वो भी बदल चुके हैं। तो अभी पंजाब में क्या चल रहा है ये तो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया कि हाँ इन्होंने एक रेजोल्यूशन वगैरह डाला जहाँ पर मांग की जा रही है कि हाँ पंजाब, चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये बात हमने समझ ली। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ से हरियाणा भी है जिसकी वजह से काम हो नहीं पा रहा, एक विवाद बन रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो यहाँ पर पंजाब के सीएम हैं इनका कुछ कहना है। इनका कहना यह है कि भाई जो ये कैपिटल है ना, जो ये चंडीगढ़ है ना, यहाँ पर मांग की जा रही है हरियाणा के साथ जानी चाहिए, इधर मांग की जाती है पंजाब के साथ जानी चाहिए। तो इसको देखते हुए सीएम का कहना यह है कि भाई आप अगर इतिहास देखो तो इतिहास में हमेशा ऐसा हुआ है कि जो पुराना स्टेट था, मतलब जैसे पंजाब था, पंजाब के अंदर से चंडीगढ़ निकला, फिर उसके बाद यहाँ पर हरियाणा बनाए, जो पुराना वाला है एग्जिस्टिंग वाला उसी के साथ वो कैपिटल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीएम का कहना है। एग्जाम्पल उन्होंने बड़े बड़े दिए, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पर आप महाराष्ट्र और गुजरात का ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उसके साथ साथ आप लोग देख पाओगे यहाँ पर एग्जाम्पल और ही बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि ऐसा पहले भी हुआ है कि जो भाई क्या होता है कि जो एक करंट स्टेट है, मान लो अब करंट स्टेट में से यहाँ पर कुछ हिस्सा अलग कर दिया गया और किसी कैपिटल को लेकर अगर लड़ाई चल रही है तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो कैपिटल है वो यहाँ पर पुराने वाले राज्य के पास जाएगी जो यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इनका पर्सपेक्टिव यह है कहने का कि पंजाब पहले से बना हुआ है, तो ये जो कैपिटल है चंडीगढ़ वो पंजाब के पास जानी चाहिए, इसको लेकर विवाद खत्म होना चाहिए। क्लियर हुआ? आई होप आपको एक एक बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट काफ़ी समय से उठता रहता है, काफ़ी लंबे साल हो चुका है इस डिस्प्यूट को, और ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही बन चुका है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बात की गई है की टेक अवेज ऑफ यूनेप रिपोर्ट ऑन नॉइस पोल्यूशन। पहले तो आपको समझना होगा ये यूनेप क्या है। तो यूनेप ने यहाँ पर एक रिपोर्ट लेकर आई है नॉइस पोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, जो यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है उसको लेकर। तो यूनेप है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनेप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है
जिसको बनाया गया था 5 जून 1972 के अंदर। नाम से पता चल रहा है एनवायरमेंट प्रोग्राम है, तो एनवायरमेंट के लेकर काम करता होगा। ये यहाँ पर काम करता है भाई, बताता है कि एनवायरमेंटल कंसर्न क्या क्या है, तो एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है और लोगों का अटेंशन वहाँ तक खींचता है। फंक्शंस के बारे में बात करें तो यूनेप का काम है कि भाई ग्लोबल एनवायरमेंटल जो एजेंडा है उसको सेट करना, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे कुछ गोल्स हैं, है ना, और उसके साथ साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास है उसको यहाँ पे प्रमोट करना, प्लस ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करना। तो ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इसका मेजर काम क्या है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने का। उसके बाद ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता रहता है, जैसे कि इसमें से एक आती है एमिशन गैप रिपोर्ट की। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये रिपोर्ट कौन सी बॉडी पब्लिश करती है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो यूनेप क्या करता है, यूनेप यहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स को लेकर आता है, जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक हो गया, फ्रंटियर्स इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट हो गया। तो ये सारी रिपोर्ट्स यूनेप के थ्रू लाई जाती हैं। और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैंपेन्स चलाए जाते हैं यूनेप के थ्रू, जैसे बीट पॉल्यूशन का कैंपेन है, UN 75 का है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का है, और प्लस फाइट फॉर लाइफ का कैंपेन है। और इस यूनेप का हेडक्वार्टर आपको नायरोबी यानी कीनिया के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये तो कुछ हुई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर प्रीलिम्स में बनता है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन को लेकर क्या क्या यहाँ पर इसने बताया। तो ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है यूनेप एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। इसका टाइटल है नॉइस ब्लेज एंड मिसमैचेस, ठीक है, ये यहाँ पर इसका टाइटल है। इस टाइटल के अंदर ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इस रिपोर्ट ने बताया कि भाई दुनिया के अंदर एक ऐसा शहर है जिसका नाम है ढाका, यानी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। इसकी रैंक सबसे टॉप पर है इन द नॉइसियस्ट सिटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर शराबा आपको देखने को मिलता है दुनिया भर के अंदर। और ढाका के बाद दूसरा शहर आता है मुरादाबाद का, उत्तर प्रदेश का शहर है वो मुरादाबाद। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे टॉप 2 शहर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा शोर शराबा है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो लगभग 5 इंडियन शहर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी रैंक इस लिस्ट में टॉप पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एक तो आपको पता ही है, देखो आसनसोल है, जयपुर है, कोलकाता है, न्यू दिल्ली और मुरादाबाद, ये कुछ एरियाज़ हैं। कुछ यहाँ पर आपको मतलब ऐसे शहर देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल टॉप पर हैं इस लिस्ट के अंदर में, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। फिर उसका ढाका भी टॉप पर है। ढाका के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का, इसकी भी रैंक आपको 3rd नंबर पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर शोर सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस रिपोर्ट ने यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी बताया कि कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे शहर भी हैं जहाँ पर सबसे कम शोर हैं, क्वाइटेस्ट शहर हैं। तो आपको टॉप मोस्ट नॉइसिएस्ट शहर के बारे में तो पता चल गया, वो डेटा याद रखना, डायरेक्टली आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो अपने मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे शांत वाले शहर जो कौन से, वो कौन कौन से हैं, वो है इरबिद और जॉर्डन, ये वर्ल्ड क्वाइटेस्ट सिटी हैं। और इरबिद जॉर्डन के बाद यहाँ पर लियोन फ्रांस, मैड्रिड स्पेन, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा शांति आपको नजर आएगी। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लिस्ट मेंटेन थी, इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो ओरिजिनली वो वेबसाइट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग देख पाओगे एक लिस्ट लिखी हुई है, और वो लिस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे कि टॉप 15 नॉइसियस्ट शहर के अंदर बात करें तो ढाका बांग्लादेश का जो है वो पहले टॉप पर है, उसके बाद मुरादाबाद एंड इस्लामाबाद, यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसे ये शहर सारे 15 टॉप वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर टॉप क्वाइटेस्ट यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति है, वो 10 शहर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो नीचे मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसको एक बार पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ कोई ऐसी खास बात यहाँ पर है नहीं, बस खाली टॉप 1 2 3 याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग एज अ एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो, कोई भी एनवायरमेंट का क्वेश्चन आता है तो वो एक अलग से इंपैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। क्लियर हुआ। बाकी अगर हम लोग बात करें क्या क्या बताया गया, देखो लेटेस्ट 2018 का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस है, उन्होंने बताया कि भाई बिल्कुल जो ये शोर शराबा है ना, इसकी वजह से हेल्थ के ऊपर एक काफ़ी बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नज़र आता है। ठीक है, इस नॉइज़ की वजह से पब्लिक हेल्थ के ऊपर बुरा इंपैक्ट नज़र आता है। रात में शोर हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो रात में शोर होने की वजह से लोगों की स्लीप डिस्टर्ब होती है, और इसकी वजह से भी जो लोगों का वेलबींग है, सही से रहने का तरीका है, वो यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आता है। अगर हम लोग बात करें, एक यहाँ पर एस्टिमेशन है जिसने यहाँ पर एक बताया है कि लगभग यूरोप के अंदर 22 मिलियन एंड 6.5 मिलियन पीपल सफ़र कर रहे हैं किस चीज़ से, इस नॉइस की मतलब एनोयन से, नॉइस से यहाँ पर परेशान है, स्लीप डिस्टर्बेंस से सफ़र कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। प्लस यहाँ पर जो एल्डरली प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, शिफ्ट वर्कर्स जो है यहाँ पर हैं, ठीक है, ये लोग भी काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं इस नॉइस के पोल्यूशन से। स्लीप डिस्टर्बेंस यहाँ पर इनके अंदर देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ बताया गया, अब इस नॉइज़ की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी स्लीप पूरी हो नहीं पा रही है। और स्लीप एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन अगर वर्क कराए तो उसको यहाँ पर एक रेस्ट की भी ज़रूरत है।
उसके बाद यहाँ पे बताया गया, देखो स्लीप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए, पूरे बॉडी के लिए, ओवरऑल पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया जाता है कि भाई जो स्लीप है 7 से 8 घंटे की लेनी चाहिए। बहुत से लोग लेते भी होंगे, बहुत से लोग 10 घंटे की स्लीप भी लेते होंगे। बट यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा, जब हम लोग बात करते हैं स्लीप की, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ इस आर्टिकल से, ध्यान रखना, काम आएगा। जब हम लोग बात करते हैं स्लीप की तो काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं, यार हम तो 5.5 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, हम लोगों का 7 घंटा 8 घंटा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें, ठीक है। और बहुत से लोग आराम से 10 घंटा सो रहे हैं। देखो यहाँ पर स्लीप में जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे मैटर करता है वो है क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, वो बात करती है क्वालिटी की, आपने कितनी क्वालिटी वाली स्लीप ली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपने 3 घंटे की भी अगर स्लीप ली है, वो एक क्वालिटी वाली स्लीप है। उसके बाद जब आप उठ रहे हो, काम कर रहे हो, आपको थकान नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है, मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक एरिया ऐसा भी, जब आप 10 घंटा सोए हो, 10 घंटा सोने के बाद उठकर तब भी काम करो, तब भी थकान हो रही है, तब क्या करोगे, तब भी तो हो गए, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो जो क्वालिटी है वो थोड़ा मैटर करती है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं यहाँ पर परेशान मत हुआ करो नींद को लेकर। हुई मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टा पर, सर मेरी 5 घंटे की नींद हो रही है, 6 घंटे की नींद हो रही है, लेकिन आपका ब्रेन अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आप काम अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम लोग देखें एक दूसरे एरिया के अंदर कि हाँ इतनी, देखो रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको कोई दूसरा टाइम मिलेगा तो आप डेफिनेटली वहाँ पर सोकर उस कोटा को पूरा कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 10 घंटे सोने के बाद भी अगर नींद आ रही है तो वो सिचुएशन थोड़ी सी बेकार हो जाती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब आप आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सो ही रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे बात की गई, हाँ बिल्कुल नींद एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए। अगर हम लोग बात करें और क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर स्लीप पूरी नहीं होती है तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं, और नॉइज़ की वजह से कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट, दिल से रिलेटेड आपको बीमारी देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा, हाइपरटेंशन होता हुआ नजर आएगा, हार्ट डिजीज़ आएंगी, डायबिटीज़ वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। प्लस इस नॉइज़ की, इस शोर शराब की वजह से एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर भी पड़ सकता है बॉडी के ऊपर। और हमने देखा है कि पहले लगभग 48,000 के आसपास नए केसेस निकल कर आए हैं हार्ट डिजीज़ के। उसके साथ साथ 12,000 के आसपास प्रीमेच्योर डेथ हुई हैं साल के अंदर यूरोप में। तो आप ये कह सकते हो कि इतनी, मतलब हज़ारों जाने गई हैं इस सिर्फ और सिर्फ इस नॉइज़ की वजह से। तो नॉइज़ कितनी खतरनाक हो सकती है वो यहाँ पे बताया गया है। प्लस बताया गया 15 साल की लॉन्ग स्टडीज़ करी गई हैं, और यहाँ पे बताया गया एक लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स हैं टोरंटो कनाडा के, जहाँ पे पता लगाया गया कि भाई जो रोड ट्रैफिक का नॉइस है, ठीक है, रोड पर चलने वाले जो यहाँ पर आवाज़ें हैं, इसके एक्सपोजर की वजह से यहाँ पर और भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। खासकर आप कह सकते हो जो हार्ट फेलियर है वो देखने को मिल सकता है। प्लस जो टाइप 2 डिजीज़ डायबिटीज़ है बेसिकली वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है, ऐसा यहाँ पर सारी बातें रिपोर्ट ने बताई हैं। अब हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है इस नॉइस पोल्यूशन को लेकर। तो हमारे पास एक बॉडी है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर इसका नाम है, ठीक है। ये क्या करता है, नॉइस के लेवल को ट्रैक करता है, उसका तो कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है, फिर इंश्योर करता है कि हम लोग को ये काम करना चाहिए। तो बेसिकली एक्सेसिव नॉइस को कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी काफ़ी मददगार रहती है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में अच्छे से सारी बातें जान चुके हो, और इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस बन जाते हैं। अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे बोला था एक मेंस का क्वेश्चन लेंगे, तो मेंस का क्वेश्चन देखो UPSC मेंस 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया, इसके बारे में बताओ। प्लस इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जिसके बारे में आपको नॉलेज होगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो लेकर आऊँ जिसके बारे में आपको पता हो और आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख पाओ। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या फिर कोई हुआ ऐसा चांस तो मैं आपको बता दूँगा आपको ये टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है। फिलहाल इसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ओवरव्यू भी लिया था। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में आंसर लिखोगे, और आंसर लिखोगे, एक अच्छा आंसर लिखोगे। उसके बाद ये आंसर आपको कहाँ पर देना है, तो देव मत, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हो। आपके लिए मैं इसका एक करेक्ट आंसर, कि ऑब्वियस सी बात है अब सबकी यहाँ पर आंसर आएंगे मेरे पास, तो मतलब हज़ारों लोग लिखने वाले हैं, सबके आंसर्स आएंगे, तो यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा सबको चेक किया जा सके। इस वजह से क्या कर सकते हैं, इसका एक करेक्ट आंसर लिख कर मैं आपको दे सकता हूँ, ताकि आप लोग चेक कर सको अपने खुद के आंसर को, ठीक है, सेल्फ चेक कर सको। तो वो काम कैसे होगा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या होगा, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना होगा टेलीग्राम पर।
आपको ये चैनल देखने को मिलेगा, एक दीपक यादव एजुकेशन है, दूसरा नोट्स वाला है और तीसरा आपको डेली मेंस आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। तीनों बिल्कुल फ्री हैं, आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। जो ये डेली मेंस आंसर राइटिंग वाला है इसको जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहीं पर मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगा। ऐसे पहले भी हम लोग करते थे, देखो पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर उसका आंसर मैंने आपको शाम को सेंड कर दिया था। तो ऐसे ही करेंगे, आप लोग यहाँ पर अपने एक क्वेश्चन को लिखकर तैयार करना, फिर शाम के टाइम पर या फिर 8 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास जो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर इस टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा। आप लोग फिर उसको चेक कर लेना। या फिर एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर एक तरीके से पब्लिक ग्रुप है, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग एडेड हैं इस समय। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इस ग्रुप को मैं थोड़ी देर के लिए खोल सकता हूँ। तो लेकिन अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातचीत होने लगती है, तो ऑब्वियस ही बात है फिर वो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं हो पाती हैं, ठीक है। ऐसा पहले हम लोग कर चुके हैं। तो अगर ग्रुप खोल दिया था तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातचीत होने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे इस ग्रुप को बंद करना पड़ा। तो यहाँ पर खोलना तो सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कितना ही कह लो फिर लोग सुनते नहीं हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर एक डिस्कशन ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा फिर वो चलता रहता है और जो दूसरे लोग जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया होता है वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं इस पर एक करेक्ट आंसर सेंड कर दूंगा, या फिर आप लोग अपने सजेशन भी दे सकते हो कि इसको लेकर हम लोग क्या करें। वैसे ये सही रहेगा, मैं एक करेक्ट आंसर इसके ऊपर सेंड कर दूंगा, आप लोग अपने आंसर्स को चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप लोग बता सकते हो कि आप लोग अगर मैसेज नहीं करोगे इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर तो हाँ रात में या शाम के टाइम पर 1 घंटे के लिए इसको ओपन किया जाएगा। आप लोग आंसर्स को, सभी आंसर्स को इसके अंदर सेंड कर सकते हो। बाकी लोग यहाँ पर इसको, जो भी ज्वाइन हुए हैं वो सब यहाँ पर इसको रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे आप लोग यहाँ पर अपना सजेशन दे सकते हो इसको लेकर। आगे चलते हैं, देन आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। जो अगला एडिटोरियल है यहाँ पे बात की गई है मेकिंग ग्राउंड वाटर विजिबल। एक सेकंड रुक जाओ, इससे पहले ये वाला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पर बात की गई है स्पेस जंक को लेकर। स्पेस जंक क्या है ये आपको पता है कि हाँ ये है यहाँ पर अंतरिक्ष का कूड़ा। अंतरिक्ष का कूड़े का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पर, देखो स्पेस के अंदर यानी अंतरिक्ष में काफ़ी सारी सैटेलाइट्स वगैरह जा रही हैं, इनको लॉन्च करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, ये काम लगातार जारी है। अब ये चलते चलते क्या हो रहा है, सैटेलाइट गई, लेकिन सैटेलाइट का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, ठीक है। 4 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, इतने साल चलेगा, उसके बाद बेकार हो जाएगा। बेकार होने के बाद कहाँ जाएगा, वो अंतरिक्ष में तैरता रहेगा कूड़े की तरह। तो आप लोग देख पाओगे ये सब यहाँ पर अंतरिक्ष में एक कूड़े की तरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ सारा कूड़ा आपको स्पेस जंक कहलाता है। स्पेस जंक के साथ साथ इसको हम लोग स्पेस डेब्रिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बताया गया, एक डेटा बोलता है लगभग 25,000 के आसपास यहाँ पर ऑर्बिटल डेब्रिस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्रैक किया जा चुका है। प्रेजेंट टाइम पे इतना जो हम लोग ट्रैक कर चुके हैं वो इतना डेटा मिला है कि भाई इतना तो कूड़ा यहाँ पर तैर रहा है। उसके साथ साथ बताया गया यूएस और रशिया, यानी जो पहले यूएसएसआर भी हुआ करता था, तो इन ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। 70% जो स्पेस के अंदर कूड़ा है ना वो इन्हीं का है, ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया भाई काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं लगातार, जिसकी वजह से कंसर्न्स लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है आने वाले टाइम पर। वो कैसे, तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। देखो हाँ, आपका एक क्वेश्चन भी होगा, देखो उस मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर के अंदर मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। क्वेश्चन ये होगा कि भारत इसके लिए क्या कर रहा है, तो भारत यहाँ पर इसके लिए नेत्रा प्रोजेक्ट को लेकर आया है। इसरो का यहाँ पर प्रोजेक्ट है नेत्रा, जो कि क्या करेगा, जो हमारा अंतरिक्ष का कूड़ा है उसको यहाँ पर टैकल करेगा। तो इसको लेकर आप देख पाओगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हुए हुए हैं। ये अंतरिक्ष कूड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर नासा ने अपने वेबसाइट पर इस पिक्चर को लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पे बताया गया ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है अर्थ के आसपास, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ डेब्रिस है, ये सिर्फ कूड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कंसर्न है। प्लस उसके बाद काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि भाई अर्थ के पास, यानी पृथ्वी के पास एक रिंग होगी। इस आर्टिकल को मैंने काफ़ी बार पहले आपको मतलब आपके साथ डिस्कस कर रखा है कि अर्थ के पास रिंग होगी। तो वो अर्थ के पास जो रिंग होगी तो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा होगा नहीं, क्योंकि जो रिंग बनी होगी ना ये सिर्फ यहाँ पर कूड़े की बनी होगी, जो स्पेस का डेब्रिस है उसकी बनी होगी। तो ये रिंग यहाँ पर एक भद्दी लगने वाली है, गंदी लगने वाली है, ऐसा भी आप लोग देख पाओगे, ठीक है। ये बताया गया। तो स्पेस जंक क्या होता है ये तो आप समझ गए हो। स्पेस जंक डेब्रिस यहाँ पर क्या है, कोई स्पेंट रॉकेट स्टेज से, मतलब एक रॉकेट है, रॉकेट के माध्यम से हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च हो गया, वो जो रॉकेट है वहीं पर वो बेकार हो गया, तो वो सब कूड़ा बन गया। या फिर कोई डेड सैटेलाइट हो गई, या फिर ऐसी और भी बहुत सारे स्पेस ऑब्जेक्ट्स हो गए जो कि यहाँ पर कूड़ा बन जाते हैं। और बताया गया जो कूड़ा है ये अपने आप में बहुत तेज़ी से घूम रहा है, लगभग 27,000 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर स्पीड से, इसकी एक एवरेज स्पीड से आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा थ्रेट बन जाता है हमारे लिए। जब इतनी तेज़ी से ये कूड़ा घूमेगा अंतरिक्ष में, तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी चीज़ से टकराएगा, हमारी सैटेलाइट से भी टकराएगा, तो वो क्या करेगा, सैटेलाइट्स को बर्बाद कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा, मतलब हमारी जो सैटेलाइट्स है जो वर्किंग कर रही हैं उसको डिसफंक्शन कर सकता है, तो बहुत बड़ा लॉस कर सकता है, कंट्रीज़ को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो सकता है। या फिर एक टाइम ऐसा आ सकता है
जिसको हम लोग कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं। तो कैसलर सिंड्रोम वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है। कैसलर सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पर बताया गया एक डोमिनो इफेक्ट को, डोमिनो इफेक्ट यहाँ पर बताया गया है सिंड्रोम के अंदर। कैसलर ने बताया डोमिनो इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं आने वाले टाइम पर। ये डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि मान लो यहाँ पर आप देख पाओगे ये अर्थ हुआ, अर्थ के ऊपर यहाँ पर स्पेस में काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं और ये कूड़ा भी तैर रहा है। अब क्या हुआ, मान लो ये कूड़ा किसी सैटेलाइट के ये कूड़ा किसी सैटेलाइट के साथ टकराया, क्योंकि बहुत स्पीड से घूम रहा है, तो किसी सैटेलाइट के साथ टकराया, वो सैटेलाइट फिर टूट गई आपस में। वो यहाँ पर टूटने के बाद किसी और कूड़े से टकराई, वो टूटने के बाद फिर किसी और से टकराया, फिर वो टूटने के बाद किसी और से टकराया, तो आपस में ये सब यहाँ पर धूम धड़ाक करके एक तरीके से सब खत्म हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये कैसलर सिंड्रोम के अंदर बताया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कूड़ा बढ़ता रहेगा स्पेस के अंदर, तो आने वाले टाइम पर कैसलर सिंड्रोम वाली सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। तो इसी को टैकल करने के लिए तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं इसके लिए, तो बिल्कुल कर रहे हैं। इसरो का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नेत्रा, ठीक है। नेत्रा एक अर्ली वार्निंग स्पेस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा हमारे अंतरिक्ष के लिए, जो कि क्या करेगा, इन कूड़े को डिटेक्ट करेगा और यहाँ पर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिटेक्ट कर पाएंगे, डिटेक्ट करने के बाद उससे बच पाएंगे और बचने के साथ साथ जो टकराव वगैरह है उसको रोक पाएंगे, जिससे हमारे फ्यूचर के जो चैलेंजेस है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे। प्लस इस नेत्रा प्रोजेक्ट के अंदर जो इसरो है वो काफ़ी सारी चीज़ें लगाने वाला है, रडार्स कनेक्ट करने वाला है, प्लस टेलीस्कोप्स, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स, कंट्रोल सेंटर, इन सब का यूज़ किया जाने वाला है। यहाँ पे बताया गया इसका बेनिफिट ये होगा कि नेत्रा प्रोजेक्ट यहाँ पर एक अच्छा काम ये करेगा, ये जो कूड़ा है ये छोटे से छोटा 10 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, बड़े से बड़ा कितना भी हो सकता है, जिसको आराम से हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। डिटेक्ट करने के बाद हम लोग उस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर नेत्रा के बारे में समझ चुके हो, और अगर हम लोग इसके अंदर सक्सेसफुल हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो एफर्ट्स, मतलब दुनिया भर की कंट्रीज़ आज के टाइम पर एफर्ट्स लगा रही हैं इस स्पेस डेब्रिस को टैकल करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को हम लोग को मिल सकता है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे कि स्पेस डेब्रिस क्या है, आखिरकार क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल बात करता है मेकिंग ग्राउंड वाटर विजिबल। अब ये क्यों लिखा गया ये आर्टिकल लिखा गया है श्री कुमार चट्टोपाध्याय जी के थ्रू। ये लिखा गया है क्योंकि अभी रिसेंटली वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया 22 मार्च को, और वर्ल्ड वाटर डे का थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या समझते हैं, तो ग्राउंड वाटर को विजिबल बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है, ये यहाँ पर बेसिकली इसका एक थीम है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं, वाटर रिसोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, ये आपको देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 3 के अंदर कंजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, इरीगेशन देखने को मिलेगा, तो इन सब चीज़ों से रिलेट कर सकते हो। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास आपको 16% के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी पॉपुलेशन आपको बताता हूँ। 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन जिसमें से 4% ऐसी है जो कि फ्रेश वाटर को मतलब फ्रेश वाटर रिसोर्स यूज़ कर रही है। तो मतलब क्या है कि 16 मतलब दुनिया भर की जो पॉपुलेशन उसकी 16% जनसंख्या भारत के अंदर है, लेकिन 4% इसकी यहाँ पर उसके पास फ्रेश वाटर रिसोर्स है। मतलब आप कह सकते हो कि 16% के अंदर भी अगर हम लोग बात करें सिर्फ 4% लोगों के पास साफ़ पानी है, अदरवाइज़ यहाँ पर किसी के पास साफ़ पानी को लेकर इतना ज़्यादा रिसोर्स है नहीं। और इसी के पैटर्न पर यहाँ पर क्या होता है, फिर लगातार ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको खोद कर निकाला जाता है, ठीक है। और बताया जाता है यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है ये लगातार बढ़ रहा है, और 2030 तक कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी अपने एक अल्टीमेट लेवल पर पहुँच जाएगा, और कहीं ना कहीं जो पानी की ज़रूरत है वो और ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। लोगों को और कम पानी मिला करेगा, क्योंकि लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी काफ़ी तेज़ी से आज के टाइम पर कर रहे हैं। क्लाइमेट क्राइसिस भी आप लोग देख पाओगे लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पर पॉल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ रही है, प्लस उसके बाद यहाँ पर गर्मी आपको देखने को मिलेगी लगातार बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। तो ये सारा सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले टाइम पर यहाँ पर वाटर को लेकर भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर देख पाओगे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास, मिनरल ऑयल, ग्राउंड वाटर आपको देखने को, मतलब मिनरल ऑयल ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो रिन्यूएबल है। मतलब ये है कहने का ऑथर का कि अगर हम लोग ग्राउंड वाटर को आज के टाइम पर निकाल रहे हैं, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, ये कंसर्न है, तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम लोग इसको बचाएं, कंटिन्यू यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सर्व करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग वाटर सप्लाई को प्रॉपर कर सकते हैं, चीज़ों को वापस से रिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर आखिरकार ग्राउंड वाटर कंजम्पशन का सिनेरियो क्या है। तो इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का पूरे दुनिया में। हम लोग बहुत सारा खुदाई करके पानी निकाल के यूज़ करते हैं, कुएँ बन जाते हैं। कुएँ बनाने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो बहुत सारे कुएँ वगैरह बन जाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे बताया गया लगभग 25% जो दुनिया भर का वाटर है, ग्लोबल वाटर, वो यहाँ पर विड्रॉ कर रहा है इंडिया। 45% जो यहाँ पर वाटर सप्लाई है इंडियन सिटीज़ के अंदर देखने को मिलेंगी, वो सब ग्राउंड वाटर से आ रही है। तो ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं भारत के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और आपको पता है एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी या यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसी चीज़ को देखते हुए बोला गया, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है इसने एस्टिमेशन दिया है कि लगभग 17% जो ग्राउंड वाटर है वो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स आपको पूरे कंट्री में देखने को मिलेंगे जो कि बर्बाद हो चुके हैं, उनको ओवर एक्सप्लॉइट करा जा चुका है। जो एक्सट्रैक्शन है वो यहाँ पर ज़्यादा कर चुके हैं हम लोग, मतलब ग्राउंड वाटर के अंदर पानी कम आ रहा है प्लस उसको निकाला ज़्यादा जा रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर बताया गया लगभग 230 बिलियन क्यूबिक मीटर जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पर हर साल निकाला जा रहा है एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव के लिए, और भी अलग अलग पर्सपेक्टिव के लिए इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इस पानी को निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है, डिप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर फ्यूचर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन सकती है। एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं 89% ग्राउंड वाटर का यूज़ करता है इरिगेशन के लिए। हालांकि उसके बाद यहाँ पर 11% यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए। स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के अंदर आप देख पाओगे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लगभग 100% से भी ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न आपको इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर देखने को मिलेगा। तो ग्राउंड वाटर एक इनविजिबल रिसोर्स है, इनविजिबल रिसोर्स है, यही यहाँ पर थीम है हमारे वर्ल्ड वाटर डे का। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया, जिसका थीम है यहाँ पर एक तरीके से कौन सा, कि यहाँ पर इसका थीम आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्राउंड वाटर एक इनविजिबल रिसोर्स है, तो यहाँ पर इसको इनविजिबल को विजिबल बनाओ भाई। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई नदी गंदी हो रही है, झील गंदी हो रही है, पौंड गंदा हो रहा है, तो उसको तो हम लोग देख पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन ग्राउंड वाटर की जिस तरीके से बर्बादी हो रही है, वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वो भी तो पल्यूट हो रहा है, उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, वो ज़मीन के अंदर है। तो भाई उसको विजिबल बनाया जाए और बताया जाए कि हाँ ग्राउंड वाटर को लेकर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम लोग को ज़रूरत है कि ग्राउंड वाटर को भी हम लोग रिवाइव कर पाएँ। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो अननोटिस्ड हैं, इनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पर जागरूक करना है लोगों को कि हाँ भाई ग्राउंड वाटर भी खत्म हो रहा है लगातार। ठीक है, उसके साथ और क्या बताया गया, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ, दोबारा रिपीटेड है कि कौन कौन से एरिया के अंदर ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑब्वियसली बात है मेजरली डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर के अंदर। जो हमारे यहाँ सिंचाई वगैरह हो रही है वो सब यहाँ पर ग्राउंड वाटर से हो रही है। 70% का जो फूड प्रोडक्शन है भारत के अंदर वो सब इरीगेशन वेल्स की मदद से हो रहा है। और इरीगेशन वेल्स की अगर हम लोग बात करें तो कुआँ खुदाई करने के लिए यहाँ पर कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से हज़ारों कुएँ खुदे पड़े हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक टाइम बाद वहाँ से पानी नहीं निकलता, फिर उसका दूसरी जगह कुआँ खोद दिया जाता है। तो ये इससे की वजह से भी यहाँ पर आप देख पाओगे ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात करें यूनेस्को वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट है, इसने बोला कि इंडिया यहाँ पर एक लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का दुनिया भर के अंदर। तो मतलब अगेन वही बात आती है, और ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स ऑलरेडी बता चुकी हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि भाई ग्राउंड वाटर कम हो रहा है लगातार, उसके पीछे कारण क्या है ये भी बता दो। देखो कारण यहाँ पर यह है कि भाई लगातार डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ज़रूरत बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी का यूज़ हो रहा है। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं ग्राउंड वाटर को स्टोर करने की वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और मतलब कि बारिश भी कम हो रही है बहुत सारे एरिया के अंदर, खासकर इंडियन स्टेट्स के अंदर, सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जो बारिश का पानी उसको हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वरना उसको यूज़ करके ग्राउंड वाटर की पर्सपेक्टिव से यूज़ करें। लेकिन उसके बाद दूसरा कारण है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया, कुछ ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जिसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया गया। अब ऑब्वियस ही बात है वाटर इंटेंसिव तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और पानी की आवश्यकता करने के लिए देखो इन क्रॉप्स को कुछ ऐसी जगह पर उगाया गया जहाँ पर पानी की कमी है, और वहाँ पर कुआं खोदा गया और ऐसे खूब खोदे गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, खूब सारा ग्राउंड वाटर निकाला गया, और इसकी वजह से भी आप देख पाओगे ग्राउंड वाटर कम होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे सब्सिडीज़ दी जा रही हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के ऊपर। वाटर इंटेंसिव वही वाली फसलें जिसके ऊपर पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर पानी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ग्राउंड वाटर लगातार कम हो रहा है, यहाँ पे बताया गया। प्लस बहुत सारा आपको पोल्यूशन वगैरह देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर गंदा भी हो रहा है और यहाँ पर कम भी हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन और प्लस एग्रीकल्चर के कुछ गलत मेथड्स हो गए, या इंडस्ट्री से कुछ केमिकल निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को बर्बाद करती हुई नजर आ रही हैं, और उसको यहाँ पर ऐसा बना दे रही हैं जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये सारे कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं। अब हमारी सरकार कर क्या रही है इन सब चीज़ों को देखकर, तो सरकार ने यहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं। पहला यहाँ पर जल शक्ति अभियान देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया था 2019 के अंदर। इनका मेजर पर्सपेक्टिव ये था कि हम लोग वाटर अवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, ग्राउंड वाटर कंडीशंस को हम लोग एक तरीके से वापस से इंप्रूव करके लेकर आएंगे।
उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर सरकार का इनिशिएटिव था। ऐसे सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव है। एक है नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 का, ये आपको देखने को मिलेगा। इस पॉलिसी का मकसद है वाटर हार्वेस्टिंग, जो खासकर बारिश का पानी है उसको हार्वेस्ट करें, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करें और उसका फिर हम लोग यूज़ कर पाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। उसके बाद यहाँ पर अटल भूजल योजना हो गई। अटल भूजल योजना यहाँ पर स्कीम जो है इसको फंड किया गया है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, ग्राउंड वाटर को मैनेज कर सकें, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेप्स जो है वो सरकार उठा रही है। आई होप आप लोग यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हो कि ग्राउंड वाटर क्या है, कितना बड़ा कंसर्न बन चुका है, प्लस कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, जो आखिरी एडिटोरियल है। ऑलरेडी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन आखिरी एडिटोरियल है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर ऑथर हैं जैना खोडारी। इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, इन्होंने यहाँ पर लिखा है, पिछले कुछ महीनों से लगातार मैरिटल रेप को लेकर चर्चा हो रही है कि मैरिटल रेप के एक्सेप्शन को हटा दिया जाए। आपको पता होगा मैरिटल रेप का मतलब है कि शादी के बाद यहाँ पर क्या हो, जो वाइफ है, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो वाइफ के साथ हस्बैंड जहाँ पे ज़बरदस्ती करता है तो उसको हम लोग मैरिटल रेप बोलते हैं। शादी के बाद यहाँ पर ज़बरदस्ती करना। इसका बैकग्राउंड देखें तो एक केस पहुंचता है यहाँ पर कोर्ट के अंदर में। कहाँ पर पहुंचता है, कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर पहुंचता है, जहाँ पर ये मामला पहुंचता है। और होता क्या है यहाँ पर, जब ये केस कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो इस केस के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो लगभग यहाँ पर जो वाइफ है, बेसिकली हस्बैंड वाइफ है, दोनों का केस है, तो वाइफ यहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है और पुलिस यहाँ पर उस रिपोर्ट को रजिस्टर करती है सेक्शन 376 के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे सब कुछ ये रजिस्टर कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जो हस्बैंड है वो यहाँ पर बोलता है कि नहीं, मेरे ऊपर ये चार्जेस नहीं लगने चाहिए, ठीक है। जजेस के पास जाता है, लेकिन जजेस यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुँचा, तो हाई कोर्ट भी यहाँ पर इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो हस्बैंड की बात को सुनता नहीं है। और इसको ना सुनते हुए यहाँ पर जस्टिस नागा प्रसन्ना, ये इनका नाम है, इन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर से कोई चार्जेस नहीं हटाएंगे। हस्बैंड के ऊपर रेप के चार्जेस लगे हैं तो उसको हटाने से मना कर दिया गया। और साथ साथ बोला गया कि देखो, जब हस्बैंड यहाँ पर एक काम कर रहा है, सेक्सुअल एक्ट यहाँ पर सेक्सुअल एक्ट है, अगर हम लोग यहाँ पर ये हटा देंगे, क्योंकि बहुत सारी मांग ये भी होती है, आपको पता होगा दिल्ली के अंदर रिसेंटली काफ़ी सारी आवाज़ ये उठ रही थी कि जो यहाँ पर मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप के अंदर जो एक्सेप्शन है इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। यहाँ मतलब कि इस सबको हटा देना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इक्वालिटी होगी। लेकिन यहाँ पर मना कर दिया जजिस ने, यहाँ पे बोला कि नहीं, देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम लोगों ने मैरिटल रेप को हटा दिया तो इसके अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। प्लस उसके बाद बताया गया एक इक्वालिटी जो है वो यहाँ पर चली जाएगी। पहले मैं आपको बताता हूँ आखिरकार ये मैरिटल रेप क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। इसको आप लोग जीएस पेपर 1 से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रिसेंटली काफ़ी सारी मांग उठ रही थी कि भाई जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज़ कर देना चाहिए। क्रिमिनलाइज़ कर देना चाहिए मतलब कि अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, क्रिमिनलाइज़ का मतलब क्या है ना, कि मैरिटल रेप के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या होगा कि हस्बैंड वाइफ का यहाँ पर केस आ गया, शादी के बाद की बात है, तो इसके अंदर मैरिटल रेप के अंदर जो आईपीसी की है, आईपीसी के अंदर सेक्शन 375 यहाँ पर आप देख पाओगे एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन ये है कि मान लो एक हस्बैंड है और इस हस्बैंड ने यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर एक तरीके से अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करी है, फोर्स करने की कोशिश करी है, तो कहीं ना कहीं उस हस्बैंड को छूट मिल जाती है इस आईपीसी के सेक्शन 375 के अंदर कि भाई ये तो शादीशुदा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई भी चार्जेस कोई भी यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे हस्बैंड के अगेंस्ट में। ये आपको देखने को मिलेगा। इसको आप लोग बोलते हैं मैरिटल रेप का एक्सेप्शन। लेकिन होता क्या यहाँ पर आप देख पाओगे, बोला गया कि अगर यहाँ पर जो ये मैन है अपनी वाइफ को फोर्स कर रहा है तो यहाँ पर वो रेप का ऑफेंस हो जाएगा। लेकिन ये जो आप कह सकते हो जो लड़की की एज है वो यहाँ पर 18 की होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। लगभग यहाँ पर 18 कर दिया गया है इसको, तो 18 एज के आसपास अगर मान लो शादी हुई है तो 18 एज है या 18 से ऊपर की, अगर उसके साथ शादी होने के बाद वो व्यक्ति ज़बरदस्ती करता है तो कहीं ना कहीं वो मैरिटल रेप की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। बट अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर छूट दी गई है, और छूट ये दी गई है कि भाई यहाँ पर वो जो इंसान है, ठीक है, उसको मतलब जो हस्बैंड है उसको कुछ नहीं होने वाला, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस हस्बैंड को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर जो केस है ये इस हस्बैंड को उल्टा पड़ गया। जो यहाँ पर जस्टिस नागा प्रसन्ना, इनका कहना यह है कि नहीं, उस इंसान के ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर वो चार्जेस नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो सेक्सुअल एक्टिविटी है। अगर उसको हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, जो वेमेन के पास राइट टू इक्वालिटी है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर जजेस का कहना है, ठीक है। तो मतलब कि जो हस्बैंड को छूट मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर छूट नहीं मिली है, बेसिकली वो यहाँ पर कहने का पर्सपेक्टिव है। आई होप आप लोग यहाँ पर क्लियर कर गए होंगे। नाउ क्वेश्चन ये है, मैरिटल रेप की वजह से क्या क्या हम लोग देख पाते हैं, इसका मतलब क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें तो मैरिटल रेप के अंदर जो छूट दी गई है हस्बैंड को, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नुकसान है वेमेन के बेसिक राइट्स के अगेंस्ट में चला जाता है ये मामला।
वेमेन के पास भी काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसके अगेंस्ट में चला जाता है ये मामला। सरकार के काफ़ी सारे स्टैंड है, सरकार ने यहाँ पर ये बोला है कि भाई अगर यहाँ पे अगर हमने क्या रहा तो इसकी वजह से जो एक तरीके से यहाँ पर मुद्दा ये बिगड़ जाएगा। अगर हम लोग ने यहाँ पर इसको क्रिमिनलाइज़ कर दिया, अगर कुछ ऐसा होता है, अगर हस्बैंड को यहाँ पर सज़ा दी जाएगी, अगर इसको क्रिमिनलाइज़ कर दिया गया कि शादी के बाद अगर यहाँ पर कोई फोर्स करता है तो उसको सज़ा मिलेगी, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वुमेन है वो गलत फ़ायदा उठा सकती है। जैसे यहाँ पर डॉरी को लेकर होता है, ठीक है, यानी दहेज को लेकर यहाँ पर गलत तरीके से केसेस दर्ज करवा दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हस्बैंड्स को हैरेस किया जा सकता है, वो यहाँ पर बताया गया इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। तो ये सारे इशूज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन मुद्दा उल्टा यहाँ पर उल्टा पड़ चुका है, वो ये है कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर हस्बैंड की सुनवाई यहाँ पर हुई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि भाई कहीं ना कहीं वुमेन का भी एक रोल देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद एक आर्टिकल जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड मैं आपको लेकर चलता हूँ टॉपिक के ऊपर में। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमने एक थंबनेल बना रखा है। वो थंबनेल क्या है कि महाराष्ट्र में एक अनोखी सी लाइट, एक अनोखी सी रोशनी देखी गई है। और यहाँ पर क्या है, ये मीटियोर है या कुछ और है, ऐसा लेकर ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे। आपका होगा क्या बकवास हमने लगाया, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। आप देख पाओगे तारीख, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, तारीख है 3 अप्रैल की, तो मतलब ये कल रात के आर्टिकल्स सारे पब्लिश हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक दूसरा आर्टिकल द प्रिंट का है, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का बिल्कुल सेम आर्टिकल, आप लोग पॉज करके देख सकते हो, बिल्कुल सेम न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये जी न्यूज़ का यहाँ पर ये आर्टिकल आ गया। देन उसके बाद रिपब्लिक वर्ल्ड का आर्टिकल आ गया, इंडिया टीवी न्यूज़ का आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, द प्रिंट का आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। मतलब कि इसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी कवर कर दिए गए। आप देख पाओगे पूरे भारत के जितने भी न्यूज़पेपर है, मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स के अंदर इन आर्टिकल को कवर कर दिया गया। क्लियर हुआ? मीटियोर शार को लेकर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया कि ये मीटियोर शार था, ये क्या था, महाराष्ट्र के अंदर रात में कुछ इस प्रकार के नज़ारा देखने को मिला, ठीक है। इसको लेकर ट्विटर पर काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस भी डाली हैं, तो इस प्रकार का ये नज़ारा नज़र आया। तो इसमें क्वेश्चन ये उठ रहे थे कि भाई ये मीटियोर शार ही है, क्या है मीटियोर, मतलब वो एक तरीके से जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं, क्या ये यही है या फिर क्या है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि भाई ये टूटता हुआ तारा नहीं है, ये यहाँ पर मीटियोर नहीं है, ये चाइनीज़ रॉकेट है, ठीक है, एक चाइना का रॉकेट है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है। इनफैक्ट यहाँ पर इसको लेकर एक ट्वीट भी आया था, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, वो ट्वीट मैंने लगा रखा है यहाँ पर, आप देख पाओगे, जोनाथन मैकडोवेल है, इन्होंने ये ट्वीट किया। इन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या हुआ है, चाइना के रॉकेट की वापस से री एंट्री हुई है। चाइना का एक रॉकेट स्टेज है और मतलब ये रॉकेट है चांगजेंग 3B। इन्होंने ट्वीट किया, बताया कि चांगजेंग 3B यहाँ पर रॉकेट है जिसका तीसरा स्टेज है, जो कि यहाँ पर एंटर कर रहा था एनवायरमेंट के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बड़ा होगा, देखो रॉकेट जब ऊपर कुछ छोड़ने जाता है फिर नीचे गिर रहा है तो वो यहाँ पर एनवायरमेंट में जलकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ साइज़ बड़ा होगा जो कि पूरा जल नहीं पाया और ये नीचे यहाँ पर गिरता गिरता ये दिखाई पड़ा है और ये कुछ इस प्रकार से गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, बताया जा रहा है कि ये महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर देखने को मिला, ठीक है, ये लाइट देखने को मिली है। इसको लेकर काफ़ी सारी वीडियोस ट्विटर पर पब्लिश करी गई थी, ट्विटर पर आप लोग इन वीडियोस को भी देख सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये मीटियोर क्या है, इसको लेकर ये चर्चा की जा रही है। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो काफ़ी सारी जगह पर बताया गया, इनफैक्ट यहाँ पर ये पिक्चर भी रिलीज़ करी गई है। पिक्चर में दिखाया गया कि यहाँ पर लोगों ने कुछ चीज़ें पकड़ रखी हैं और यहाँ पर दिखाया गया कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर एक मेटल सा स्ट्रक्चर देखने को मिला है। जो ये सामान गिरा है ऊपर से वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मीटियोर नहीं था और वो कुछ और ही है, वो यहाँ पर चाइना का रॉकेट ही है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने इसको कंफर्म किया है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ चुके होंगे। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और है, वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि मीटियोर होता क्या है। देखो स्पेस के अंदर अंतरिक्ष में जब वो एक रॉकी पार्टिकल कंकड़ का टुकड़ा है तो वो मीटियोर कहलाता है, मीटियोरॉइड कहलाता है वो, ठीक है। वो मीटियोरॉइड कहलाता है जब वो अर्थ पर गिरना चालू होता है, मतलब कि पृथ्वी की तरफ गिरना चालू होता है, जैसे ही वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है, वातावरण में एंटर करता है, उसको यहाँ पर उसका नाम बदलकर मीटियोर हो जाता है। और जब वो अर्थ पर गिर जाता है तो वो यहाँ पर गिरा हुआ कहलाता है मीटियोरॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे है एक ही चीज़, इसकी पोजीशन बदल रही है तो नाम बदल जाते हैं। तो मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट। तो मीटियोर क्या था, जो कि यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर गया था, तो वो गिरता हुआ नजर आ रहा था, इसकी वजह से मीटियोर बोला गया। और यूपीएससी ने इसके ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, वो 1995 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये था कि जो मीटियोर है वो मीटियोर क्या है। ऑप्शन है, एक रैपिडली मूविंग स्टार है, अ पीस ऑफ मैटर जो कि यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन, या फिर अ कॉमेट विदाउट अ टेल। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है कि मीटियोर यहाँ पर एक छोटा सा सेलेस्टियल बॉडी आपको देखने को मिलेगा जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये मूवमेंट हो रहा है
अर्थ के अंदर ग्रेविटी आपको देखने को मिलती है। इस ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर स्पेस में जो एक कंकड़ है, ये रॉकी पार्टिकल है, यहाँ पर अट्रैक्ट होता है और उसके बाद हमारे एनवायरमेंट के अंदर गिरना चालू हो जाता है। कुछ तो छोटे साइज़ के होते हैं जो ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, कुछ बहुत बड़े साइज़ के होते हैं जो गिरते गिरते यहाँ पर जलने लगते हैं और जल के यहाँ पर जो दिखाई देते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मीटियोर कहलाते हैं। कुछ इस प्रकार के नज़र आता है जो कि अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पिक्चर के अंदर देखा था। क्लियर हुआ? तो मुद्दा यहाँ पर यह था बेसिकली मीटियोर को लेकर, वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मीटियोर को लेकर क्या मुद्दा है। और महाराष्ट्र के अंदर जो लाइट देखने को मिली है वो एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई वो यहाँ पर चाइना का रॉकेट था जो कि यहाँ पर री एंटर कर चुका था एटमॉस्फेयर के अंदर, वही यहाँ पर नज़र आया है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। देन उसके इस न्यूज़ को काफ़ी तेज़ी से कवर किया जा रहा था, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर कवर किया। अब आपका क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में लिया गया था यूपीएससी पीवाईक्यू 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पेयर बिल्कुल सही है, ठीक है, कौन सा जोड़ा आपको सही देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, वो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर है। आंसर सी के अंदर यहाँ पर बोला गया 1 और 3 ओनली। तो जो दम्पा टाइगर रिजर्व वो मिजोरम में है और सरमती पीक जो है वो आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा। और जो बीच वाला ऑप्शन है बिल्कुल गलत यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये यहाँ पर सिक्किम में नहीं सिचुएटेड है, ये आपको त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलेगी। इस वजह से दूसरा वाला यहाँ पर गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गए। तो गाइज़ यहाँ पर ये थे कुछ आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी बातें आज जानने को मिली हैं, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट आपको समझने को मिला है और एडिटोरियल डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दिया। बाकी छोटे छोटे आर्टिकल्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।